हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी, इसके अलावा अणु ऊर्जा और विकिरण के तत्कालिक प्रभाव यानी कि इमीडिएट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी तथा एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया 2006 एंड थर्मल पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मेन सोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडिएशन, तथा हमने फिशन एंड फ्यूज़न, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने रेडियो एक्टिव वेस्टेज के बारे में बात की थी। रेडियो एक्टिव वेस्ट में हमने कुछ सब्सटेंस को जाना था। आज हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये पदार्थ किसी भी आणविक केंद्र यानी कि न्यूक्लियर सेंटर अथवा न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स से निकलने पर एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और मानव की दैनिक क्रिया के बीच में पहुंचकर बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। ये पदार्थ ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही इनसे सामान्यतः बचा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रगति की सौगात के रूप में इन्हें स्वीकारना ही पड़ता है। कुछ विशेष स्थानों पर भारत में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। इन हम जगहों को देख लेते हैं। सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। नेक्स्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, ये भी मुंबई में है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद। हैवी वाटर प्लांट, उदयपुर। वडोदरा, हाजिरा, तूतीकोरिन। नेक्स्ट है यूरेनियम थोरियम मिल्स, जादागुड़ा, छतरपुर। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, तारापुर, कोटा, नरोरा, कालापक्कम, कैगा, काकरापारा। नेक्स्ट है एटॉमिक ब्लास्ट साइट, पोखरम, राजस्थान। पॉसिबल प्लेस ऑफ डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, सनावाड़ा, राजस्थान। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर से सर्कुलेटरी सिस्टम, कैंसर से इनमें प्रॉब्लम इनसे हो जाती है। आँखों से कम दिखना, कम सुनना तथा पैरालाइसिस जैसी बीमारियां भी इससे हो जाती हैं। इसके बाद हम न्यूक्लियर वेस्टेज की बात करें तो न्यूक्लियर वेस्टेज यानी कि आणविक अपशिष्ट की बात करें तो न्यूक्लियर वेस्टेज के निस्तारण का अभी तक अनेक प्रयास के बावजूद भी कोई निश्चित उपाय नहीं मिला है। इसे बहुत गहरे गड्ढे में गाड़ना ही इसका वर्तमान निस्तारण है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स को हम बहुत गड्ढे ज़मीन में गाड़ दें निश्चित ही। लेकिन यह संभव नहीं है कि जिन शर्तों के अनुसार इस वेस्ट को गाड़ना है वह हर स्थान पर उपलब्ध हो। इसके अलावा हम इनको कुछ पॉइंट्स में देखते हैं तथा इनसे बचने के हम कुछ उपाय कर सकते हैं। इन उपाय को देखें। जिन कंटेनर्स में अपशिष्ट रखा जाए वह 100% लीक प्रूफ हो। इसके अलावा गहराई इतनी हो कि वहाँ अगले 100 वर्ष या इससे भी अधिक वर्षों तक किसी प्रकार की छेड़छाड़ का ये शिकार ना हो। उस गड्ढे में कहीं से भी पानी या नमी पहुँचने की व्यवस्था ना हो तथा उस गड्ढे के चारों ओर की चट्टानें अत्यधिक ताप को सहन कर सकें। भारत में कई वर्षों से इस पर लगातार काम हो रहा है कि ऐसा सुरक्षित क्षेत्र कहाँ मिले जहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने कर्नाटक की कोलार सोने की खानों वाला क्षेत्र सन 1990 में अनुशंसित किया था। यह विश्व की सबसे गहरी खान है, लेकिन वहाँ तक पानी पहुँच सकने की संभावना ने इस प्रस्ताव को रोक दिया। फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कई स्थानों को आणविक अपशिष्ट के अनुकूलन न पाने कारण छोड़ना पड़ा। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL तथा वार्क ने मिलकर राजस्थान के रेगिस्तानी गांव सनावड़ा, जो कि पोखरन के काफ़ी समीप है, में वांछनीय स्थान खोजने के प्रयास किए। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत से वह स्थान सही तो हो गया, लेकिन जब वहां के ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी मिली
तो वो लोग एकजुट हो गए तथा इसके विरोध में लग गए। अभी तक इसको सफलता नहीं मिल पाई है भारत सरकार के पास, और विकल्प क्या है यह फ्यूचर में पता चलेगा। इसके बाद हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एडवांटेज की बात करें तो ये ऊर्जा का विशाल स्रोत होते हैं। इट इज़ एन इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी, यह विद्युत और ताप देते हैं। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यह हरित गृह को भी कम करते हैं। इट डिमिनिश ग्रीन हाउस इफेक्ट, आणविक विस्फोट और आणविक ऊर्जा उत्पादन की तेजी से हमें बचाते हैं। इट सेव्स अस फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड न्यूक्लियर पावर जनरेशन, चिकित्सा विज्ञान में मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन मेडिकल साइंस, कृषि उत्पादन में इनका बहुत भारी योगदान है। इट कंट्रीब्यूट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, भोजन सुरक्षा के लिए है उपयोगी हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन, निसंक्रमण के लिए एक शक्तिशाली अभिकरण है। इट इज़ ए पावरफुल एजेंट फॉर डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी और कैंसर उपचार के लिए प्रभावी उपकरण है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर रेडिएशन थेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी, यह स्वयं प्रदूषण नहीं फैलाती है और इसकी कोई सीमा नहीं है। इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड इट सप्लाई इट इज़ लिमिटलेस। नेक्स्ट है हानि के बारे में जानेंगे, यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत अधिक पूंजी निवेश होती है। इट रिक्वायर्स हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, विषैली प्रकृति का बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग ड्यू टू इट्स लेथल नेचर, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण के लिए बहुत अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम केयरफुल हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, आणविक विकिरण से स्वास्थ्य को खतरा रहता है। न्यूक्लियर रेडिएशन ब्रिंग्स हेल्थ हजार्ड्स, रेडियो धर्मी अपशिष्ट से दीर्घकालीन प्रभाव रहता है। न्यूक्लियर वेस्ट हैव वेरी लॉन्ग टाइम इफेक्ट, आणविक दुर्घटनाओं से कई वर्षों तक विकिरण की त्रस्तता रहती है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स गिव सफरिंग ऑफ रेडिएशन फॉर मैनी ईयर्स, मिट्टी और चट्टानों से होकर निकलने वाला जल दूषित हो जाता है। वाटर फ्लोइंग थ्रू सॉइल एंड रॉक्स गेट्स कंटामिनेटेड, आणविक शस्त्र परीक्षण में अनेक गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं जहां विकिरण का प्रभाव वातावरण को दूषित कर देता है। मैनी गैस गोज इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग न्यूक्लियर वीपन टेस्टिंग, द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन कंटामिनेट्स द एनवायरनमेंट। वर्षा के साथ रेडियो धर्मी सूक्ष्म कण पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस जल से होने वाली कृषि उपज और प्राणी मात्र प्रभावित होते हैं। ड्यूरिंग रेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉल्स ऑन अर्थ, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द लैंड इज अफेक्टेड बाई दिस वाटर। विकिरण पर भोजन से जल पीने से श्वसन से होता है अतः हर स्थिति का सामना करना पड़ता है। रेडिएशन अकर्स बाई मील्स, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड बाई रेस्पिरेशन, एज सच इट इज़ टू बी फेस्ड एट ऑल जंक्शन। ये एक चार्ट है जिसमें हमने 2006 की डाटा लिया हुआ है, जिसमें हम जल ऊर्जा तथा एक साल के अंदर कितना अंतर आया है उसके बारे में ये चार्ट में आप देख सकते हैं। संपूर्ण ऊर्जा का 2.59% था। जल ऊर्जा, ताप ऊर्जा, वायु ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी थी वो संपूर्ण ऊर्जा की 2.59% थी, जो कि थी 2002 में। इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो टोटल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी का परसेंटेज था वो 2.52% था। इस प्रकार से हम इसे चार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन एंड कॉज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन की बात करें तो बड़े बड़े कारखाने जब संचालित होते हैं, जब चलाने स्टार्ट होते हैं तो उनसे दो क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होते हैं। पहला मशीनों में काम करने आने वाला जल तथा समस्त मशीनों को ठंडा रखने के लिए जल स्रोतों से लिया हुआ ठंडा पानी लगातार गर्म होकर बाहर निकलता रहता है, जो लास्ट में उन्हीं जल स्रोतों में तथा भूमि पर आ जाता है। नेक्स्ट है दूसरा है चिमनियों से निकलने वाला गर्म उत्सर्जन, इससे भूमि, जल तथा वायुमंडल सभी प्रदूषित होता है। समस्त प्रदूषण थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है।
इस प्रदूषण का स्रोत मुख्यतः विद्युत ग्रह होते हैं। इन विद्युत ग्रह से 2 प्रदूषक की गणना योग्य है और वह दोनों ही बहुत भयानक और दूरगामी हानि पहुंचाने वाले हैं। इनमें से संपूर्ण प्रक्रिया के बाद बहुत अधिक ताप वाले पानी का निकलना और उसका उसी स्रोत में मिल जाना जहां से विद्युत ग्रह के संयंत्र को चलाने और उसे ठंडा करने के लिए जल लिया जा रहा है। इससे उस जल के जलीय जंतुओं पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अनेक एनिमल्स मर जाते हैं और मछलियाँ अथवा अन्य जानवरों के लिए शून्य स्थल बन जाते हैं। नेक्स्ट है उसकी चिमनियों से निकलने वाली राख, जो अत्यधिक ताप के कारण बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है और वहाँ बरसती रहती है। वहाँ की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे या फसलों को नष्ट कर देती है। अगर हम इसके उपाय की बात करें तो इसके उपाय संयंत्र यानी कि सोर्स से निकलने वाले उच्च ताप के जल को फव्वारे के रूप में अधिक क्षेत्र में फैलने दिया जाए। जब ताप टॉलरेंस लेवल तक आ जाए तो उसे फिर से सोर्स में लगा दिया जाए। राख का यूज़ अब इमारत बनाने के लिए, ईंटों के लिए किया गया है। वह सफल प्रयोग हुआ है। इससे प्रदूषण समस्या भी कम होगी और प्रदूषक का अच्छा उपयोग भी होगा। राख को अधिक क्षेत्र में बिखरने से रोकने के लिए कुछ हम आर्टिफिशियल सोर्सेज भी अपनाने होंगे। इसके अलावा अगर हम रेडियो वेस्टेज की बात करें तो रेडियो वेस्टेज जैसे न्यूक्लियर वेस्टेज भी कहा जा सकता है। रेडियो वेस्टेज साइंटिस्ट द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में लिए गए शोधों का ही एक रिजल्ट है, जिसमें वास्तव में अमेरिका ने 1934 में अपने वैज्ञानिकों के कार्यक्रमों में जोड़ने की अनुमति दी थी। शोध कार्य में सफलता मिलने पर तत्कालीन वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से अगस्त 1939 में इसे मूर्त रूप से देने की अनुमति चाहिए थी। तो आज हमने इस वीडियो में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट तथा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन, इसके अलावा हमने थर्मल पोल्यूशन के बारे में बात की। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।